ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखना है। जैसे हमने ये देखा था ना, फोर्स के कैलकुलेशन में क्या देखा था कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। लेकिन अगर दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हो जाए सिस्टम में तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा था क्या, ठीक है। वैसा ही अपने को कुछ करना है अभी पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इसके क्वेश्चन ना स्कूल कॉलेज के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटिव में तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कर लेते हैं। स्कूल कॉलेज में ये फेवरेट टॉपिक होता है, क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मान लो एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल, अब ऐसा बोला गया है कि मुझे क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स कितने हैं, ए और क्यू क्यू क्यू, आइडेंटिकल चार्जेस है। मान लो ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज और ये थर्ड चार्ज, हमें ये सिस्टम फॉर्म करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता था कि एक सिस्टम को बनाने के लिए, एक सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कुछ पढ़ा है ना पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, सिस्टम को क्रिएट करने के लिए या सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है, जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ये सिस्टम मुझे क्रिएट करना है। सिस्टम में तीन चार्जेस हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे रहने चाहिए। अब सिस्टम कैसे बनाया जाए, अगर सोचा जाए तो ऐसा समझ लो कि दूर कहीं इंफिनिटी में, दूर कहीं इंफिनिटी में बहुत सारे चार्जेस हैं और चार्जेस को वहां से तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो दूर कहीं इंफिनिटी से एक चार्ज स्मॉल क्यू को उठा के ऐसे लेके आ रहा है, स्लोली स्लोली, ठीक है। दूर कहीं इंफिनिटी में से एक चार्ज क्यू को मूव करा के लेके आ रहा है, कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई फोर्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क डन करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक चार्ज क्यू था, उस चार्ज क्यू को अगर मैं ऐसे लेके आऊं तो चार्ज क्यू को जब मैं इंफिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा, वर्क डन जो करना होगा वो जीरो करना होगा। एक्सटेंशन को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। मान लो वहां पे कुछ नहीं था, इंफिनिटी था, यहाँ पे जो स्पेस है वो भी तो वेकेंट है ना। स्पेस वेकेंट है मतलब क्या हो गया, वहां से चार्ज उठा के लाया, कहीं पे भी लाके रख दो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो पहला चार्ज को लेके आने के लिए, पहले चार्ज को लेके आने के लिए कोई वर्क डन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सोचो दूसरा चार्ज लेके आते हैं, यहाँ पर वो इंफिनिटी है वहां कहीं और यहाँ कहीं पे मैंने एक चार्ज स्मॉल क्यू लाके रख दिया। अब जब तुम दूसरा चार्ज क्यू का लेके आना स्टार्ट करोगे, ये रिपल्शन प्रोवाइड करेगा क्या? इधर जो चार्ज जो पहले से आ चुका है, जैसे मैंने बोला कि मैंने इंफिनिटी से, ठीक है, वहां पे इंफिनिटी था, मैंने इंफिनिटी से क्या किया है, एक स्मॉल क्यू का चार्ज लाके रख दिया फर्स्ट पोजीशन पे। वर्क डन कितना है, तो वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि कोई रिपल्शन फोर्स था नहीं, किसी का अगेंस्ट वर्क डन मुझे करना ही नहीं था। अब जैसे ही मैं दूसरा चार्ज लेके आने की कोशिश करूंगा, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी है, यहाँ से चार्जेस को तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। अब इंफिनिटी से जब तुम चार्ज को अंदर लाना स्टार्ट करोगे, इसको नहीं पसंद है, ये क्या करेगा, रिपल्शन लगाना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये रिपल्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तुम चार्ज क्यू को जो अभी इनफिनाइट सेपरेशन पे था, चार्ज क्यू जो अभी इनफिनाइट सेपरेशन पे था, जब तुम उसको अंदर लाने की कोशिश करोगे तो अंदर लाने के क्रम में या अंदर लाने के टाइम पर ये उसको रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब एक्सटर्नल एजेंट को इसके रिपल्शन के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा क्या? अब इसके रिपल्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा वही सिस्टम में स्टोर हो जाएगा क्या, इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और हमें क्या करना है, इस चार्ज क्यू को इंफिनिटी से उठा के कहां पे लाके रखना है, चार्ज क्यू को इंफिनिटी से उठा के ए पॉइंट पर रखना है क्या, ए सेपरेशन पे रखना है। बात समझ में आ रहा है? ये दो चार्जेस मैंने बना दिए। फिर मैं क्या बोलूंगा, तीसरा चार्ज लेके आओ भाई। अब तीसरा चार्ज जब आप लेके आओगे तो तीसरा चार्ज का आना इसको भी नहीं पसंद है, फर्स्ट वाला चार्ज भी इसको रिपल्शन प्रोवाइड करेगा और ये जो सेकंड वाला चार्ज है वो भी इसको रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब
जब मैं तीसरे वाले चार्ज को लाना चाहूंगा तो इसका रिपल्शन प्लस इसका रिपल्शन, दोनों के रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब दोनों के रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब दोनों के कारण, दोनों रिपल्शन फोर्स, इस वाले रिपल्शन फोर्स और इस वाले रिपल्शन फोर्स, दोनों के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर। लॉजिकली है भाई, लॉजिकल सोचो, बहुत ही आसान है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंफिनिटी है, इंफिनिटी में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, वहां से चार्जेस को तोड़ तोड़ के ला रहे हैं और इस तरह का एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिस्टम बनाने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट वाले चार्ज को मूव कराया। अब फर्स्ट वाले चार्ज को मूव कराने में वर्क डन जो आ रहा है वो जीरो आएगा। वर्क डन जीरो क्यों बोल रहे हैं? वर्क डन जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई रिपल्शन फोर्स था ही नहीं, पूरा पूरा स्पेस एम्प्टी है, पूरा पूरा स्पेस एम्प्टी है, तो क्या हो जाएगा, आप अगर उसको लेके भी आओगे तो एक्स रीजन का वर्क डन क्या है, जीरो है, कोई वर्क डन नहीं। ठीक है, दूसरे चार्ज को जब आप लेके आना स्टार्ट करोगे, जब आप दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से अंदर लाना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसके रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, तब जाके इस स्मॉल क्यू के चार्ज को ए सेपरेशन पे ला पाएंगे। मतलब इस स्मॉल क्यू को जब अंदर लाना था तो इसके रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना था। अब इसके रिपल्शन के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करेगा वही तो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब मैं तीसरा चार्ज को लेके आऊंगा, तीसरे चार्ज को इससे भी रिपल्शन मिलना है और इससे भी रिपल्शन मिलना है। अगर तीसरे चार्ज को इससे रिपल्शन मिला, मतलब इसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मतलब है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या तो आप ये याद रख लो, या माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कल बताया था मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव में जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की इक्वल होता है। जब डेरिवेशन किया था तब भी ऐसा यूज किया था। अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये माइनस के डिफरेंस में होता है। मतलब ऐसा हम बोलते हैं कि हम ये चार्जेस को बहुत ही स्लोली लेके आ रहे हैं। ये यहाँ पे मेंशन होता है कि हम चार्जेस को क्या कर रहे हैं, स्लोली लेके आ रहे हैं। अब चार्जेस को जब आप स्लोली लेके आओगे ना, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम है, मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स अंदर उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। स्लोली प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। केमिस्ट्री में सुना होगा ये वर्ड, नहीं सुना है तो सुन लेना बाद में। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब कौन कौन से वर्क डन है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो पहले अपन लिखेंगे पहले वाले चार्ज को लाने में, पहले वाले चार्ज को लाने में कोई वर्क डन था क्या? नहीं, पहला वर्क डन क्या है, जीरो है। बात समझ में आया? दूसरा वर्क डन जब आप इसके अगेंस्ट लेके आओगे, इस वाले चार्ज के अगेंस्ट इसको लेके आओगे, तो इसमें जो वर्क डन है वही तो इसका पोटेंशियल जी फॉर्म करेगा। हम क्या जानते हैं कि जब दो चार्जेस स्मॉल ए के सेपरेशन पे हैं तो दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो k q1 q2 r² लिखते हैं क्या? तो kq²/a² होगा ना। समय को नहीं समझ में आया? इसको लेके आने पर वर्क डन कितना था, जीरो। क्यों? क्योंकि पूरा एम्प्टी स्पेस था। जब आप इस स्मॉल q को लाना स्टार्ट करोगे, सेकंड वाले चार्ज q को लाना स्टार्ट करोगे, तो इसके रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसके रिपल्शन के अगेंस्ट जब वर्क डन करोगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? kq²/a²। अच्छा, उसी तरह अगर मैं तीसरे चार्ज को लाऊं तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना है और इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना है। तो इसके, अब इन दोनों के बीच का भी सेपरेशन स्मॉल ए का है क्या? तो इसके कारण भी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा वो kq²/a² हो जाएगा, और इसके कारण भी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना है वो kq²/a² हो जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है, सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, kq²/a², 3 टाइम्स। ये आंसर है। सर नहीं आया समझ में? सर ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। क्या एक्सप्लेनेशन याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना कि जब भी कोई तुमको बोले कि एक्सटर्नल एजेंट का, या अभी तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, जब भी ऐसा बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया कि उस सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी वर्क डन किया था वही सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, वही सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। या ऐसा बोल दो कि सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन
इसका जो नेगेटिव होगा वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन था जो मैंने अभी इससे पहले बोला है, ये लाइन नोट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। और बहुत ही इजीली जहां पर इंटीग्रेशन से बचना होगा वहां पे तुम ये सब कंसेप्ट लगा सकते हो। अब मैंने क्या बोला कि ये सिस्टम मेरे को फॉर्म करना था और ये सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब जो भी वर्क डन एक्सलेजेंट करेगा सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबको ऐड करते जाएंगे। पहले वाले चार्ज को लाने में वर्क डन 0 तो लिखने का मतलब ही नहीं। दूसरे वाले चार्ज को जब आप स्मॉल क्यू चार्ज है ए सेपरेशन पे लाके रखोगे तो जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया क्या। अब इन दोनों को एज अ सिस्टम देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे, kq2/a²। जब तीसरे चार्ज को लेके आना है तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना है, मतलब इसके कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना है, मतलब इसके कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो क्या लिखते, kq2/a² और इन दोनों के अगर लिखते तो kq2/a²। जब सारे पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर दोगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 3kq2/a²। क्लियर है? हां या ना? नोट करते हैं। अभी एक सेम क्वेश्चन में स्क्वायर में भी करा दूंगा, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, आसान होता है ये। एक बार बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा है। एक ही पैटर्न में क्वेश्चन है, मतलब अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दूसरे क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Q Q Q Q A A A A। फिर से क्या करना है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये मान लो चार्जेस का नाम दे देते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट वाले चार्ज को लेके आने पे वर्क डन क्या है, 0। अच्छा, सेकंड वाले चार्ज को अगर लेके आना है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड वाले चार्ज को जब लेके आना होता तो सिर्फ एक टर्म आता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। थर्ड चार्ज को अगर लेके आना होता तो पहले लिखते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। थर्ड चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पहले चार्ज के कारण, और सेकंड टर्म क्या आता, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज। थर्ड चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी दूसरे चार्ज के कारण। फाइंड की अगर मैं फोर्थ चार्ज को लेके आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ चार्ज पहले के कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज दूसरे कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज। इस तरह से लिखना पड़ेगा आगे। अब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और सेकंड के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल a, और इनके चार्जेस एक जैसे हैं तो kq²/स्मॉल a ये लिख सकते हैं। सेकंड और थर्ड के बीच में अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाला क्या है, u3 3 और 1 के बीच में सेपरेशन √2a होगा क्या, डायगोनल हो गया ना, ये जो डायगोनल है √2a वो सेपरेशन हो गया। तो 3 और 1 के बीच में अगर लिखते तो क्या लिख देते, kq²/√2 टाइम्स ऑफ a, ये लिख दिया हमने। फिर u32 3 और 2 के बीच में सेपरेशन देखोगे तो स्मॉल a का है, तो ये हो जाएगा kq²/a। नेक्स्ट u41 4 और 1 के बीच में सेपरेशन फिर से a का है, तो kq²/a प्लस 4 और 2 फिर से डायगोनल से सेपरेट हो रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे के, ये मैंने स्टार्ट किया ना रिकॉर्ड करना, हाँ हो रहा है, सॉरी मेरे को लगा मैं भूल गया रिकॉर्ड करना। k41 में अगर लिखोगे तो 41 तो लिख दिया ना, k42 लिख रहे हैं, अरे यार छूट गया, क्या छूट गया, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा मैंने लिख दिया। u42 अगर मुझे लिखना है डायगोनल में लिखना है तो kq²/√2a, और फिफ्थ टर्म लिखेंगे u43, इसमें भी सेपरेशन कितना है, स्मॉल a का। सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्या। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा
के क्यू स्क्वायर का टर्म 1 2 3 4 चार टर्म ऐसे हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए वाले, प्लस दो टर्म्स ऐसे हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए वाले। इसको और अच्छा क्या लिख सकते हैं, यू सिस्टम अगर लिखना होता है यू सिस्टम, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाहर निकाल देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाहर निकाल देते और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये बाहर चला गया, यहाँ पे 4 आ जाता, प्लस यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये क्या आ जाएगा रूट 2। ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। बात समझ में आया क्या? अब ये सर ये तो आसान है बहुत, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन अगर तुम देखोगे ना तो कॉम्प्लिकेशन तब आएगा 3 अगर चार्ज पार्टिकल का सिस्टम था, मतलब जो सिस्टम है वो उसमें 3 चार्जेस थे अगर, तो कितने टर्म्स आए थे उसमें? आए थे तुम देखो कितने टर्म्स आए थे। सबसे पहले वो जीरो वाला टर्म तो हटा दो, कोई मतलब नहीं। सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, अगर मैं 3 चार्जेस वाले सिस्टम को लूं तो सबसे पहला टर्म आता है U21 पोटेंशियल ऑफ 2 बिकॉज ऑफ 1। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे पास दो टर्म और आएंगे, दो टर्म क्या आए थे, U31 एंड U32। मतलब जब 3 चार्ज का सिस्टम था, तो कितने टर्म लिखे, 3 लिखे। 4 चार्जेस का सिस्टम है तो कितने टर्म आ रहे हैं, जीरो को हटा देना, 1 2 3 4 5 6 टर्म लिखे। जब 2 चार्जेस हैं, सॉरी 4 चार्जेस हैं तो वो 6 हो गए। 5 होते तो मान लो इनके ये 5 अगर होते, मान लो 5वां चार्ज यहाँ पर होता तो ये 6 टर्म तो होते। अगर ये 5वां टर्म और होता तो इन चारों के कारण एक टर्म्स और जुड़ते जाते थे, मतलब टोटल 10 टर्म्स हो जाते थे। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता जाएगा। अब सर क्या 10 टर्म्स आ जाएंगे तो क्या उतने टर्म्स लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं, तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब इस टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए एक ट्रिक अपनाया जाता है। वो ट्रिक अपना लेते हैं, वो ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या होता है। बाद में क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में अगर आता है तो इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक जानने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पहले स्क्रीन पॉज करते हैं, व्हाइट बोर्ड रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, आंसर तुमको पता है, आंसर है 3kq² a, ठीक है, ऐसा आंसर है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हमने क्या बोला कि सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहले वाले पार्टिकल को लाने में कोई वर्क डन होता नहीं तो उसको लिखने में कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये पहला टर्म होगा। और सब स्केलर क्वांटिटीज है भाई, ऐड करते जाना है, कोई प्लस माइनस, ये कोई डायरेक्शनल टेंशन नहीं लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज। और इसके बाद का टर्म क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज। लिख सकते हैं ऐसा। अब ये जो टर्म है ना, इसमें क्या करते हैं, 2 × 2 डिवाइड, अलाउड है, मैथ्स में कर सकते हैं, ठीक है। तुमको ये डेरिवेशन नहीं जाना, डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरत है ही नहीं, बस हमको रिजल्ट जानना है, ठीक है। U21 प्लस U31 प्लस U32 ऐसा लिख सकते हैं। अब U21 को क्या लिखेंगे, अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट का कैलकुलेट करो सेकंड के कारण, ठीक है, या सेकंड का कैलकुलेट करो फर्स्ट के कारण, एक ही बात है क्या? क्यों सर? क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो है इनके पास, कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब आप U21 लिखो या U12 लिखो, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ये जो मेरे पास U सिस्टम है, U सिस्टम जो है हाफ को इधर रहने दिया और इसको रख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ U21 प्लस 2 टाइम्स ऑफ U31 प्लस 2 टाइम्स ऑफ U32, लिख सकते हैं ऐसा। अब U सिस्टम इक्वल्स टू हाफ 2 टाइम्स ऑफ U21 को क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख देते हैं U21 और एक लिख देते हैं U12, एक ही बात है सर। आप U21 लिखो या U12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर जी। प्लस U31, एक लिख दो U31, एक लिख दो U1, उसी तरह U32 में क्या लिख दोगे, एक लिख दो U32
लिख दो U23। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मेरे पास U21 ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड है पहले वाले चार्ज के कारण, और U23 ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड चार्ज है थर्ड चार्ज के कारण। मैं सबको हाईलाइट कर देता हूं, मेरे पास है इतने कलर्स अभी। U31 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, U32 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज। उसी तरह U12 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ सेकंड, U13 पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ थ्री। अब अगर मैं U12 और U13 को ऐड कर दूं तो ये U1 पे लगने वाला U1 का नेट पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि दो ही चार्ज तो थे सिस्टम में 3 और 2 के कारण ये पोटेंशियल एनर्जी, 3 के कारण ये पोटेंशियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, U1 का नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं इन दोनों को। उसी तरह जो मेरे पास दो रेड वाले हैं U21 और U23 ये सेकंड वाले चार्ज का नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गया है। और अगर मैं लिखूं U31 और U32 ये थर्ड वाले चार्ज का नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गया क्या। अब अगर ये मुझे समझ में आ रहा है सर लॉजिकल, अगर ये मुझे लॉजिकल लग रहा है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, तो ये जो फाइंड हमने किया था सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं उसको। अब तुमको डेरिवेशन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, U सिस्टम इक्वल्स टू, अब U21 और U23 इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, U2 प्लस U1 और U13 ये हो जाएगा U1, उसी तरह ये क्या लिख देंगे U3, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है हाफ से। अब हमने ये देखा है, अच्छा ये जो ट्रिक है ये वैलिड है सिर्फ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, और हर के कॉर्नर पे सेम क्यू का अमाउंट का चार्ज है, मतलब हर के कॉर्नर पे जो चार्जेस रखा है वो एक ही नेचर का अगर चार्ज है, एक जैसा ही चार्ज है, तभी ये अजम्पशन वैलिड है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो U2 पर जो नेट पोटेंशियल है सेकंड वाले चार्ज है, इसके कारण और इसके कारण, जितना इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी है उतना इसके कारण भी होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी U2 का है वही पोटेंशियल एनर्जी U1 का होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी U3 का होगा। इसका मतलब मैं U सिस्टम को U डिवाइडेड बाय या 3U डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं क्या, जहां पर U जो है वो U1 इक्वल्स टू U2 इक्वल्स टू U3 है। याद हमेशा रखेंगे ये जो ट्रिक मैंने लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा, वो किसके लिए वैलिड है, वो वैलिड है सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बोलेंगे। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तभी हम ये ट्रिक जो होगा वो अप्लाई कर पाएंगे। जहां पे भी तुमको लगे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो बेसिक तरीके से करना, जितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है सबका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके नॉर्मली ऐड कर देना। वो जो प्रोसेस है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी तुमको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर U सिस्टम, अब अगर देखो फॉर्मूला क्या बनता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर तुमको U सिस्टम लिखना है और अगर आइडेंटिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर क्या है 3U/2 आया ना। अगर तुमने स्क्वायर के लिए लिखा होता तो स्क्वायर के लिए देखो कैसा आता, मैं स्क्वायर के लिए बता देता हूँ तब जाके इसमें फॉर्मूला में आपको ये कर दूंगा। मान लो ये स्क्वायर है मेरे पास, क्या आगे से इसकी एक बार गीला होता है ना, तो एक बार भीगता है तो सोचते हैं बहुत है। मान लो मैं ऐसा बोलता है कि मेरे पास वो स्क्वायर है Q Q Q Q A A A A ऐसा कुछ है। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखूंगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ये चार्जेस का नाम था 1 2 3 4, मैं इंडिविजुअली लिखता ना। जब आप इंडिविजुअली लिखोगे ना तो आप देखना सॉल्व करने के बाद, जैसे इसको मैंने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने के बाद इसमें ऐसा आता है 4 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 U, 4 डिवाइडेड बाय 2 U, और फिर से यहाँ पर U का मतलब क्या होता है, U इक्वल्स टू U1 U2 U3 U4। अब कैसे लिखेंगे वो देखो, U सिस्टम अगर मुझे लिखना है तो मैंने 4/2 को रखा। अब किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी नेट लिख दो, इसके कारण कितना है, इसके कारण kq/a² होगा क्या,
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसके कारण भी कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और जो तीसरा चार्ज है उसके कारण क्या लिख देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a, ऐसा कुछ लिख देंगे क्या। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखो वापस से वही आ जाएगा 4k क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन a, ऐसा ही कुछ आएगा क्या, हाँ या ना। तो हमें ट्रिक याद क्या रखना है, फॉर्मूला याद क्या रखना है, फॉर्मूला हम जो याद रखेंगे ये पूरा नोट कर लिया ना, अगर ये पूरा नोट कर लिया है तो याद ये रखना कि जब भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जब भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पोटेंशियल जी कैसे फाइंड करेंगे, सिस्टम का पोटेंशियल जी फाइंड करने के लिए इसको रब करना मुश्किल है, अरे यार ये क्या झंझट है। सिस्टम का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखोगे, यू सिस्टम, ये फॉर्मूला बस तुमको याद रखना है। जो डेरिवेशन मैंने बताया ना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम तो नहीं है डेरिवेशन, तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है n डिवाइडेड बाय 2, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू u, जहां पर u क्या है, u इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है of any charge because of rest of the charge, अच्छा ये सब ना मेडिकल वाले को भी पढ़ना था यार, मेडिकल वालों को बस वो न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना था, मुझे पता नहीं बोलना भूल गया उस समय, वो जो न्यूमेरिकल मैंने स्टार्टिंग में कराया था मेडिकल वाले वो नहीं करेंगे, ऐसे इसको अलग अलग अपलोड कर दूंगा, वो ज्यादा सही है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि जब भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिस्टम का पोटेंशियल जी कैसे फाइंड करेंगे, सिस्टम का पोटेंशियल जी फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और इनटू u, n डिवाइडेड बाय 2। अब u का मतलब क्या है, u का मतलब है किसी भी पार्टिकल का नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे वो तुम्हारे पास u हो जाएगा, और n का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नंबर ऑफ चार्ज जो हमारे पास गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा फिर मैं लेक्चर बंद कर दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा पॉज कर लेते हैं, व्हाइट बोर्ड रब करना पड़ता है। देखो अब कैसे है, एक क्यूब है और क्यूब के सारे कॉर्नर्स में हमने क्या रखा है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, ऐसे 8 चार्जेस हमने उसके कॉर्नर्स में रख दिए, ठीक है। अब फिर से ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और अपने को क्या करना है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करने वाले हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अगर कोई नॉर्मल मेथड से लिखना इसको स्टार्ट करेगा ना तो नॉर्मल मेथड से उसके पास 28 टर्म्स आएंगे, ठीक है। तुम चाहो तो करके देख सकते हो। देखो जब भी तुमको प्रॉब्लम में क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि वो सिमेट्रिक नहीं है तो तुम क्या करना, नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वो आपसे चाहते हैं कि आप जो ट्रिक मैंने बताया वो यूज करो। मैंने नहीं बताया, मतलब वो जो ट्रिक है वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये जन्मों जन्मांतर से चल रहा है, ठीक है। कोई नया ट्रिक नहीं है ये, किसी ने मुझे बताया था तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेगेसी मस्ट गो ऑन। अब हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो n डिवाइडेड बाय 2 इनटू u, ठीक है। जहां पे u क्या है, किसी भी इंडिविजुअल चार्ज को पकड़ के उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। n कितना है, तो टोटल 8 नंबर ऑफ चार्जेस थे डिवाइडेड बाय 2 u। अब मान लो मैं इस वाले चार्ज के लिए ना इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास, अगर मैंने एक चार्ज को बाहर निकाल दिया, इसके कारण इस पे मुझे नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो अगर ये बाहर चले गए तो इसके अलावा सिस्टम में और कितने चार्जेस हैं, 7 चार्जेस और हैं, मतलब 7 पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे क्या। अब 7 में देखो क्या है, मेरे पास ये जो चार्ज है मैं इसको नंबर सर्व कर दूं ना, मान लो ये फर्स्ट चार्ज था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है और ये एट्थ। अब ध्यान से देखो मेरे पास कुछ चार्जेस ऐसे हैं Q2,
Q7 और Q4, ये जो Q2 Q7 और Q4 है, Q2 Q7 और Q4, ये Q1 चार्ज से स्मॉल a के सेपरेशन पे है क्या? अगर Q1 चार्ज से स्मॉल a के सेपरेशन पे है तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, 3kq² अपॉन a लिख सकते हैं। कौन कौन से? Q2 Q7 और Q4 के कारण। अब तीनों का सेपरेशन एक जैसा है, तीनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, तो तीनों का पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। कितना हो जाएगा, kq² अपॉन a प्लस, फिर देखो ये जो चार्ज है Q3, ये ऑपोजिट डायगोनल में Q3, Q8 और Q6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये Q6, ये Q3 और ये Q8 ऑपोजिट डायगोनल्स में। अब कॉर्नर से डायगोनल का लेंथ कितना होता है? जैसे मैं बोलता कि अगर ये स्क्वायर है तो कॉर्नर से वो डायगोनल कितना है, √2a है क्या? मतलब तीन चार्ज का सिस्टम ऐसा है, तीन चार्ज का सिस्टम ऐसा है जिसमें सेपरेशन कितना है, √2a है। टोटल 7 पेयर्स होने चाहिए थे, 3 और 3 6 हो गए। एक और है, एक और कहां पर है, ये Q5 जो है, ये एक कॉर्नर है और ये दूसरा कॉर्नर, ये बॉडी डायगोनल बोलते हैं क्या इनको? एक कॉर्नर यहां पर, एक कॉर्नर यहां पर, रूम में इमेजिन करना, एक कॉर्नर यहां पर, एक कॉर्नर यहां पर। ये क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है क्या? क्यूब का बॉडी डायगोनल √3 * a होता है। अगर तुमने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो वहां पे आया होगा √3a। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, kq² अपॉन √3a। अब सबको सम कर दो, सबको सिंपलीफाई कर दो, kq अपॉन a, kq² अपॉन a तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, ये 4 भी बाहर निकाल दिया। यहां पर आएगा 3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर। आसान है क्या? अगर ये ट्रिक नहीं पता होता तभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन कुछ जमाने के बाद सॉल्व कर पाते थे, कुछ टाइम लगता सॉल्व करने के। कितने मिनट मिलते हैं आज?